हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मेंटरशिप। और आज मेरी मेंटरशिप का ये 6th लेक्चर है। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि नैरेटिव्स और 3Bs का यूज करके हम बायस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये नैरेटिव क्या होता है, 3Bs क्या होते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, इस वीक आपको मैं आज एक लेक्चर दे रहा हूँ संडे को, और फ्राइडे से पहले पहले मैं ट्राई करूंगा कि एक या दो लेक्चर आपको और दूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है मैं पूरा बिजी रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में शादी है, जिस वजह से नेक्स्ट वीक मैं पूरा बिजी हो जाऊंगा। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि आज संडे को आपको एक लेक्चर, ये 6 लेक्चर देने के बाद 7th लेक्चर भी मैं बहुत जल्दी दूं, इसी वीक दूं, और वो तो दूंगा ही दूंगा। 7th लेक्चर आपको इसी वीक और मिल जाएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि 8th भी मिल जाए, ताकि क्या हो, आप उनको अच्छे से देख सको। और अगर 8th लेक्चर नहीं आया इस वीक के अंदर, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इस वीक के अंदर 8th लेक्चर नहीं आया तो वो लेक्चर मैं नेक्स्ट वीक किसी ना किसी तरह से मैनेज करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब हमारे वीडियो पे आते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं, हमारे लेक्चर पे आते हैं। तो देखो, अभी तक हमने बायस को बहुत अच्छी तरह से समझा है, और आज की वीडियो भी बायस पे ही है। अब हम इतनी सारी वीडियो पहले तो बायस पे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर बायस को फाइंड करना बहुत जरूरी है। आपकी डायरेक्शन अगर सही हो गई तो आप कहां से भी ट्रेड ले सकते हो। मान लो आपका एक एसएल चला भी जाएगा, लेकिन अगले ट्रेड में आप उसको कवर भी कर लोगे और अच्छा प्रॉफिट भी कर लोगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी डायरेक्शन क्लियर है। मान लो आपको पता है कि किसी की प्राइस है 100 रुपीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अभी जो प्राइस है ना, वो है 100 रुपीज, आपको ये पता है। और आपको ये भी पता है कि ये प्राइस मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है 500 रुपीज तक। ये प्राइस मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है 500 रुपीज तक। तो आपको अब पता है कि प्राइस यहां से लेके यहां तक जाने ही वाली है। जब आपको इतना पता है कि प्राइस यहां से लेके यहां तक जाने ही वाली है, तो अब आप ट्राई करोगे। आप 100 पे भी इसको बाय करने का ट्राई करोगे, आप 200 पे भी बाय करने का ट्राई करोगे, आप 300 पे भी बाय करने का ट्राई करोगे। ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इसकी प्राइस तो 500 तक जाने वाली है, और आप ट्राई करते करते क्या करोगे ना, यहां तक इस प्रोडक्ट को लेके जाओगे। मतलब बीच में जहां भी आपको पुल बैक दिखेगा, जहां भी आपको लगेगा कि प्राइस नीचे आया है, तो वहां पे आप खरीदोगे। वहां पे आप ऐसा नहीं सोचोगे कि प्राइस बहुत महंगी है। यहाँ पे मान लो प्राइस 200 है, मान लो आपको पता ही नहीं है कि प्राइस कहाँ तक जाने वाली है, तो आपके माइंड में क्या आता? आपके माइंड में सबसे पहले ये आता कि यार प्राइस ऑलरेडी 100 पे थी, अब वो डबल हो गई है, तो मैं बहुत महंगी खरीद रहा हूँ। और ये आपके माइंड में आने का कारण यही है, कहीं प्राइस वापस से नीचे ना आ जाए और मेरा लॉस ना हो जाए। और ऐसा आपके माइंड में आने का कारण क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि प्राइस 500 तक जाने वाली है। आपको प्राइस की डायरेक्शन ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि ये प्राइस कहाँ तक जा रही है। इसीलिए आपके मन में डाउट आता है, इसीलिए आपको डर लगता है। सेम ऐसा के ऐसा होता है ट्रेडिंग के अंदर। हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, वो क्या करेगा। और उसकी वजह से हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि एक तो अगर हमने यहाँ से ट्रेड ली है ना, उसको हम यहाँ तक होल्ड कर सके। ये कॉन्फिडेंस हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। और पता है तो खुद पे इतना विश्वास ही नहीं है। हमें हमेशा डर लगता है कि जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं वो भी चला ना जाए। मार्केट 100 से निकला है, मान लो आप 500 तक उसको होल्ड करने वाले हो, लेकिन 200 पे ही आपको लग रहा है कि यार इतना प्रॉफिट हो गया, कहीं ये भी वापस जीरो ना हो जाए। तो आप क्या करते हो, उसको यहीं पे क्लोज करते हो। और फिर जब 500 जाता है ना, तो सिर्फ आप अफसोस करते हो कि काश मैंने इसको होल्ड कर लिया होता तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ट्रेड को होल्ड करने के लिए, उसके अंदर एंटर करने के लिए आपकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन क्लियर होती है बायस से। इसीलिए आज हम इस लेक्चर के अंदर एक बार और बायस के बारे में बात करेंगे। हम बायस को नैरेटिव और 3Bs के थ्रू समझेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये नैरेटिव और 3Bs आखिर हैं क्या, क्या होते हैं? देखो, नैरेटिव क्या होता है ना, किसी को भी स्टोरी सुनाना, उसको हम कहते हैं नैरेटिव। जैसे आपने देखा होगा, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो अपनी स्क्रिप्ट को, मूवीज के अंदर जो मूवीज बनती है ना, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो पहले स्क्रिप्ट लिखता है। स्क्रिप्ट लिख के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता है, उनको स्टोरी नैरेट करता है। वो क्या करता है, अपनी स्टोरी उनको नैरेट करता है। नैरेट मतलब अपनी स्टोरी उनको सुनाता है, उसी को कहते हैं नैरेशन। इसके अंदर भी हम नैरेशन का यूज करेंगे, नैरेटिव का यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि इसके अंदर स्टोरी कहाँ पे है? आप कहोगे कि चार्ट के अंदर स्टोरी कहाँ पे है? तो देखो, माइकल जे हडल्स्टन जिन्होंने आईसीटी बनाई है, उनका क्या कहना है, वो हमेशा कहते हैं कि जो चार्ट है ना, वो कैंडल से तो बना है, लेकिन हर एक कैंडल एक स्टोरी बयां करती है।
हर एक कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है और अगर हमें इस ट्रेडिंग के खेल को समझना है तो हमें इस स्टोरी को समझना आना चाहिए। हमें ये चार्ट के अंदर जो भी स्टोरी है इस स्टोरी को हमें पढ़ना आना चाहिए, इसे समझना आना चाहिए और इसी स्टोरी को पढ़ने, इसको समझने में हमारी जो हेल्प करेगा ना, वो करेगा ये नैरेटिव और 3Bs। आज हम इनके थ्रू इस स्टोरी को डिकोड करना सीखेंगे, इसको समझना सीखेंगे। अब नैरेटिव और 3Bs को कैसे यूज करना है, आखिर ये 3Bs है क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 3Bs का मतलब है, इस बी का मतलब है बेस्ड ऑन। इस बी का जो मतलब है ना, वो मतलब है बेस्ड ऑन। ठीक है, इसका मतलब है बेस्ड ऑन, मतलब कि मार्केट ने क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, जो उसने किया है ना उसके बेस पे अब मार्केट क्या कर सकता है, इसको हम समझेंगे। एक और बात, अभी तक हम जो बायस को फाइंड कर रहे थे वो हम ऐसे ही फाइंड कर रहे थे कि हम चार्ट में आ गए, ये देखा ये हो सकता है वगैरह, लेकिन अब इस 3Bs के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे। जितना आप अपने आप से ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना आपको आंसर मिलेंगे। आंसर किससे मिलेंगे? खुद से मिलेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अभी बायस फाइंड करने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको अपने अंदर से एक जेन्युइन आंसर मिलेगा। जब आपको वो आंसर मिलेगा तो माइंड में आपके और क्लियरिटी आएगी, चार्ट आपको और अच्छे से दिखने लगेगा, चार्ट पे जो स्टोरी चल रही है वो आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से समझना, इसके नोट्स बनाना और फिर जब भी आप चार्ट को ओपन करो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चंस पूछना। क्या क्वेश्चंस पूछना ये मैं सभी आपको अभी बताता हूँ। देखो 3B में से सबसे पहला जो बी है ना, 3B है, सबसे पहला जो बी है, फर्स्ट बी, उसका मतलब क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। 3Bs में से जो पहला बी है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है, मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। अब जब भी चार्ट को देखोगे ना, आपको ये देखना है, ये पूछना है खुद से कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है। अब पहले क्या किया हुआ है इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि पहले मार्केट ने क्या किया हुआ है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने क्या किसी लिक्विडिटी को लिया हुआ है, मार्केट ने क्या किसी पीओआई को लिया हुआ है, या मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट पहले क्या कर रहा है, ये आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, तब आपको इसका आंसर भी मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको चार्ट को देख के पूछना है कि क्या मार्केट ने किसी किसी लिक्विडिटी को लिया है। अब लिक्विडिटी लेने का क्या मतलब है? लिक्विडिटी दो तरीके से ली जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक तो होता है लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा होता है लिक्विडिटी रन। ठीक है, आपको खुद से ये पूछना है कि मार्केट ने क्या किसी लिक्विडिटी को लिया हुआ है। लिया हुआ है मतलब मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को स्वीप किया है या मार्केट ने लिक्विडिटी रन किया है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। दूसरा, आपको खुद से पूछना है, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली हुई है, मार्केट ने ये काम नहीं किया है, तो दूसरा आपने पूछना है कि क्या मार्केट ने किसी पीओआई को फिल किया है। ठीक है, मार्केट ने किसी पीओआई को फिल किया है। पीओआई को फिल करने का मतलब है किसी एफपीजी, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी ब्रेकर ब्लॉक, किसी मिटिगेशन ब्लॉक, इनमें से किसी को भी टैप किया है, वो आपको अपने आप से पूछना है। अगर वो भी नहीं किया है तो आपको पूछना है कि क्या मार्केट ने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, मार्केट ने बीओएस किया है। ये तीन क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। इससे आपको पहला 20 पता चल जाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने पास्ट में क्या किया है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ने पास्ट में क्या किया है। आपको हमेशा चार्ट देख के सबसे पहले ये पूछना है। नैरेटिव मतलब ये हम स्टोरी को ही समझ रहे हैं। स्टोरी को किसके थ्रू समझ रहे हैं? हम 3Bs के थ्रू स्टोरी को समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और सबसे जरूरी बात, ये काम आपको डेली से नीचे नहीं करना है। डेली आपको चार्ट पे खुद से ये पूछना है। जैसे मैं आपको बताऊं, समझ लो हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सोचो हम इस टाइम पे यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हैं, आप चार्ट को देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको 1B के अकॉर्डिंग अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है। उस पहले क्या किया हुआ है में पहला क्वेश्चन क्या है? क्या मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को लिया हुआ है? तो यहाँ पे मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को लिया हुआ है क्या? नहीं, मार्केट ने किसी भी लिक्विडिटी को नहीं लिया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मार्केट ने किसी पीओआई को फिल किया है?
तो यहाँ पे कौन सा पीओआई है, यहाँ पे है ये ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको आंसर मिल गया कि हाँ, मार्केट फिलहाल डेली के एक ऑर्डर ब्लॉक पे है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। ठीक है, अभी तक आपको क्या क्लियर हो गया कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। और ये क्वेश्चन आपको डेली पूछना है, हर एक डेली कैंडल के बाद आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। आपको ये पता चल गया मार्केट ने पहले क्या कर रखा है, मार्केट अभी कहां पर है, ये आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है दूसरे बी की। अब बारी किसकी आती है, सेकंड बी की। सेकंड बी, अब इसका मतलब क्या है। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। अब जब हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने पास्ट में क्या किया है, तो अब हमें ये सोचना है कि मार्केट उस पास्ट में जो किया है ना, उसके हिसाब से अब क्या कर सकता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपको ये पता चल गया कि मार्केट ने पास्ट में क्या किया है, फर्स्ट बी के थ्रू आपको ये समझ में आ गया। अब आपको खुद से ये पूछना है कि मार्केट ने जो पहले किया है ना, उसके हिसाब से मार्केट अब आगे क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे मार्केट क्या कर सकता है, इसको भी हम छोटे छोटे और क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है हमें और क्लियरिटी मिलती है। कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने ये पहले बी को डिवाइड किया था ना, फर्स्ट बी क्या था कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है, उसको हमने और छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड किया था। कैसे कि क्या मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को लिया है, क्या मार्केट ने किसी पीओआई को लिया हुआ है, या फिर मार्केट ने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह किया हुआ है। ये हमने देखा था, वो हमें समझ में आ गया। अब उसके बेस पे, उसको ध्यान में रख के हम खुद को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अब मार्केट क्या कर सकता है। उसके अंदर भी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, सेकंड बी के अंदर भी पहला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख लेना कि मार्केट मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ये आपको अपना पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है। अब मार्केट देखो, किसी भी पीओआई को टैप करेगा, जैसे बाइंग का पीओआई है और बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। अगर मार्केट इसको टैप कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसको टैप करके मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है, समझ लो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है। मार्केट इसको लेके कहाँ जा सकता है, इसको लेके मार्केट नीचे जा सकता है। अब लिक्विडिटी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो देखो, लिक्विडिटी में दो चीज हो सकती है। पहली चीज लिक्विडिटी रन, और दूसरी चीज होती है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, मार्केट क्या करता है, एक कैंडल ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाके फिर वो नीचे आके क्लोज हो जाए, नीचे आके क्लोज हो जाए, इसको तो कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी से, यहीं से ही मार्केट नीचे आना चाहता है। तो मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, अगर मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट में हो सकती है, वो नीचे आना चाहता है। हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो नीचे आना चाहता है, मान लो कहीं पे लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ऊपर आना चाहता है। अब एक तो ये तरीका हो गया लिक्विडिटी लेने का। दूसरा तरीका होता है लिक्विडिटी रन, जिसके अंदर मार्केट क्या करता है, इस लिक्विडिटी के ऊपर अपनी कैंडल को क्लोज कर देता है, इस लिक्विडिटी के ऊपर अपनी कैंडल को क्लोज कर देता है। तो इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी रन। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अब डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मार्केट की डायरेक्शन, लिक्विडिटी तो मार्केट ने ली है, लेकिन अगली कैंडल में मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। हमें फिर क्या वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा इधर 3 कैंडल स्विंग का। हमें इधर किसका वेट करना पड़ेगा, 3 कैंडल स्विंग का। 3 कैंडल स्विंग मतलब अगली कोई भी कैंडल जो होगी ना, वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करे। हमें वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करे, उसके बाद हमारी डायरेक्शन डाउन साइड में होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। पीओआई पे आपको समझ में आ गया, मार्केट अगर पीओआई पे है तो किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मार्केट लिक्विडिटी पे है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस लिक्विडिटी के अंदर भी मार्केट ने क्या किया है। क्या उसने लिक्विडिटी स्वीप की है, स्वीप की है तो स्वीप करने के बाद ही वो नीचे आ सकता है। क्या उसने लिक्विडिटी रन की है,
अब जब लिक्विडिटी रन की है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे, 3 कैंडल स्विंग बनाए। 3 कैंडल स्विंग मतलब इस प्रीवियस किसी एक कैंडल की मार्केट ऐसे लिक्विडिटी स्वीप कर ले और फिर जो अगली कैंडल होगी ना वो डाउन साइड जा सकती है। ठीक है, तो उसके अगली कैंडल में हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड वाली ट्रेड ले सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो सेकंड बी में हमको पहला क्वेश्चन पूछना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। हमें जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो फिर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि उस डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन उस डायरेक्शन में मार्केट कहां तक जा सकता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में मार्केट कहां तक जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमें यह पूछना है कहां तक जा सकता है। अब मार्केट कहां तक जाएगा इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहां तक जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो किसी पीओआई से निकला है तो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, दूसरा वो किसी लिक्विडिटी से आ रहा है तो किसी पीओआई की तरफ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या वो डायरेक्ट किसी पीओआई से निकल के लिक्विडिटी की तरफ जाता है या फिर किसी लिक्विडिटी से निकल के सीधा पीओआई की तरफ आता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन पूछना है कि मार्केट जहां तक भी जा रहा है उस रास्ते के बीच में ऐसे कौन कौन सी चीज हैं, ऐसे कौन कौन से हर्डल हैं जो उसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछना है कि उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है। अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं सेकंड बी में। ठीक है, फर्स्ट बी में आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछे, सेकंड बी में भी आपने 3 क्वेश्चन पूछे। इन 3 क्वेश्चन को पूछ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, कहां तक जाना चाहता है और उस रास्ते में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो उसे रोक सकती है, उसे थोड़ा सा पॉज दे सकती है। तो चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ वापस उसी एग्जाम्पल से जैसे हम यहाँ पे आ गए। अब आप सोचो 1B के अकॉर्डिंग सोचो। 1B में हमने कौन से 3 क्वेश्चन पूछने थे कि मार्केट ने क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है, तो उसका आंसर था नो, मार्केट ने किसी भी अभी लिक्विडिटी को नहीं लिया। दूसरा क्वेश्चन, क्या मार्केट ने किसी पीओआई को फिल किया है। ठीक है, हाँ मार्केट ने क्या किया है, एक ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया है, एक पीओआई को फिल किया है। तीसरा क्वेश्चन अब वैलिड ही नहीं होता क्योंकि हमें मिल गया कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया है। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आपको कब पूछना है, जब आपको दोनों ही चीजें ना फुलफिल हो रही हो। लेकिन मोस्टली या तो मार्केट लिक्विडिटी ले चुका होगा या मार्केट पीओआई पे होगा। अब इस बीच में क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे भी हमें कैसे समझना है, उससे भी हमें कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी देखो फर्स्ट बी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड बी। अब फर्स्ट बी के अंदर मार्केट ने जो किया था ना उस हिसाब से आगे क्या हो सकता है। अब हम आगे को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे किस बेसिस पे, जो हमने पहले बी में क्वेश्चन पूछा उनसे जो आंसर मिले उस बेसिस पे। तो सबसे पहला, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखो ये पीओआई है, कौन सा पीओआई है, बाइंग का पीओआई है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ये मार्केट को कहां लेके जा सकता है, इस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अब मार्केट अगर पीओआई से निकल रहा है, मार्केट एक पीओआई से निकल रहा है, ऐसे मार्केट एक पीओआई से निकल रहा है तो वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा इस लिक्विडिटी की तरफ। ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि मार्केट कहां तक जा सकता है, इस पीओआई से निकल के मार्केट जा सकता है इस लिक्विडिटी की तरफ। ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन मार्केट क्या ऐसे इस पीओआई से निकल के ऐसे डायरेक्टली इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, नहीं। आपको ये भी पता है कि मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो इसे रोक सकती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें, ऐसे कौन कौन से हर्डल हैं जो प्राइस को इधर तक जाने से रोक सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखोगे तो पहली चीज आपको मिलेगी ये स्विंग। ठीक है, ये स्विंग भी क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी। मैं मार्क कर देता हूं इसे हर्डल 1। ठीक है, हर्डल 1। हमें ये पता चल गया कि ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट को रोक सकती है ऊपर जाने से। दूसरी चीज ये रहा हमारा हर्डल 2। दूसरा ये रहा हमारा हर्डल 2। ये भी मार्केट को ऊपर जाने से क्या कर सकता है, रोक सकता है।
तीसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। इसके एफपीजी को लिया है, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग है। ये एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी पेंडिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा हर्डल 3। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकती है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा हूं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगा, मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो मुझे कैसे पता चला, मैं आपको एक बार वो भी समझाता हूँ। ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जब मार्केट में 2 ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहां से इस लिक्विडिटी के हंट होने का इंतजार कर रहा हूं, पर ऐसा क्यों कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से इन लिक्विडिटी के हंट होने का वेट नहीं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे वीकली टाइम फ्रेम भी पता है। वीकली में क्या हो रहा है, मैं एक बार आपको वीकली में बताता हूं। इससे बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि मार्केट ने इस पीओआई को हंट किया था और पीओआई को हंट करने के बाद मार्केट इस लिक्विडिटी तक जाना चाहता है। मतलब वीकली के बायस हमारे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीकली में मार्केट यहां तक जाना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पे अप साइड के पीओआई को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों अप साइड के पीओआई को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डेली में पीओआई हैं, ऊपर और नीचे, मान लो डेली में ऊपर और नीचे, एक यहाँ पे सेलिंग का पीओआई है, एक यहाँ पे बाइंग का पीओआई है, किसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? वर्क दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक भी वर्क नहीं करेगा। यहां से भी प्राइस नीचे गिरेगा और यहां से भी प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा? मार्केट किस पीओआई को ब्रेक करके ऐसे यहां से ऊपर निकलेगा या फिर ऐसे यहां से नीचे जाएगा, वो हमें पता चलेगा और बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे ही हम पूरा श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट ऐसे इसको ब्रेक ही कर देगा। नहीं, उसके लिए भी हमें डेली की और कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या होती है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। मार्केट हमारे हिसाब से इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, उसके बाद इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। क्यों हंट करेगा? क्योंकि हमारे वीकली बायस कहां तक है? यहां तक है। वीकली में मार्केट यहां जाना चाहिए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। तो अब हमें ये पता चल गया सेकंड बी से कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है। मार्केट यहां से अपसाइड जाना चाहता है। कहां तक जाना चाहता है? एटलीस्ट यहां तक जाना चाहता है। अब यहां तक जाने के रास्ते में उसके बीच में हर्डल क्या है? पहला हर्डल तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये 3 इसके हर्डल हैं। अब इन 3 हर्डल के बीच में आप देखो, यहां से अगर प्राइस निकलेगा ना, तो इस फर्स्ट हर्डल के और इनके बीच में कोई भी हर्डल नहीं है। यहां से अगर प्राइस निकलेगा ना, तो जहां से प्राइस निकलने वाला है, जहां से प्राइस निकलने वाला है वहां से लेके फर्स्ट हर्डल के बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसको रोक सकती है। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्राइस को रोक सकती है। इसका मतलब ये तो आप श्योर हो गए कि अगर प्राइस यहां से निकलेगी तो यहां तक तो जाएगी ही जाएगी। ये आप श्योर हो गए कि अगर प्राइस यहां से निकलेगी ना, तो यहां तक तो जाएगी जाएगी। और ये श्योरिटी आपको कैसे मिली? आपको पता चल गया कि प्राइस यहां से निकल रही है और इनके बीच में कोई भी हर्डल नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि यहां से प्राइस निकलेगी, यहां तक डेफिनेटली जाएगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इन हर्डल पे वो प्राइस करती क्या है। ये 2Bs हो गए। अब जो 3B हैं, 3B का मतलब होता है कि प्राइस को हमें ये देखना है कि प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। ठीक है, प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। ठीक है, हमें ये देखना है। थर्ड बी में हमें देखना है कि प्राइस प्रीमियम में है या प्राइस डिस्काउंट में है। ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रीमियम एंड डिस्काउंट टूल का हम यूज करेंगे। तो देखो, ये एक लैग है। हम देखते हैं कि प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। मैंने ऊपर से लेके यहां तक मार्क कर दिया। आपको पता है जो ग्रीन वाला जोन है वो डिस्काउंट जोन है, जो रेड वाला जोन है वो प्रीमियम जोन है। मतलब अगर हमें ग्रीन जोन में मिल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सस्ते में कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर हमें रेड जोन में कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, उसका मतलब हम वहां से इसे सेल कर सकते हैं। वो ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे
वहां से उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक और क्वेश्चन, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आपको कहाँ पे यूज करना है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आपको तब यूज करना है जब मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए चल रहा हो। मार्केट क्या कर रहा हो? ऐसे स्विंग बनाते हुए चल रहा हो। लेकिन अगर मार्केट ऐसे बहुत फास्ट ऊपर जा रहा है तब आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन यूज नहीं करना, और ऐसा मोस्टली होता है ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई पे मार्केट क्या करता है, उससे लेफ्ट साइड में रोकने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो बहुत फास्ट ऊपर जाता है। तब आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का यूज नहीं करना है, तब आपको जो ट्रेड लेनी है ना वो फर्स्ट पीओआई से ही लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वो कहीं पे ऐसे मूव कर रहा है, उसके लेफ्ट साइड में ऐसी कुछ चीज है जो उसे नीचे धकेल सकती है, तब आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का यूज करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, 3Bs पूरे आपको समझ में आ गए। फर्स्ट बी क्या था आपको पता चल गया, उसमें आपको अपने आप से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं ये भी आपको पता चल गया। इससे आपको एक चार्ट की स्टोरी पता चल रही है। पहले चार्ट ने क्या किया था, आपने क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को ये समझाया, अपने आप से ये समझा कि पहले चार्ट ने क्या किया था। जो चार्ट ने पहले किया था उसके हिसाब से, उसके बेस पे चार्ट अब क्या कर सकता है। ठीक है, वो भी आपने क्वेश्चंस पूछे, आपको डायरेक्शन भी क्लियर हुई, आपको ये भी क्लियर हुआ कि एटलीस्ट प्राइस कहाँ तक जा सकती है। जैसे यहां से निकलेगी ना तो एटलीस्ट प्राइस यहां तक तो जाएगी ही जाएगी, इसके बाद वो रिवर्स हो जाए वो हम नहीं जानते, लेकिन पहले यहां तक तो वो जाएगी ही जाएगी। ये भी आपको समझ में आ गया। और तीसरा क्या हो गया कि अभी जो प्राइस है ना वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, तो आपको ये भी पता चल गया कि अभी प्राइस प्रीमियम में है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बायस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपने 3 क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले और आपको अपने बायस क्लियर हो गए। अब देखो हम चलते हैं आगे। ये तो हमें क्लियर हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा हमने 3B के थ्रू पता कर लिया। फर्स्ट बी के थ्रू हमको ये आंसर मिल गया कि अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है। फर्स्ट और सेकंड बी से हमको ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे कोई भी सेलिंग की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, चाहे आपको 5 मिनट पे कितना भी अच्छा सेलिंग का स्ट्रक्चर मिले, चाहे आपको 15 मिनट पे कितना भी अच्छा सेलिंग का स्ट्रक्चर मिले। आपको ये क्लियर है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर इसके जाने का वेट करूंगा। देखते हैं अगली कैंडल में ये क्या करता है। और देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे में इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे मिलेगी। फिलहाल प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस ऊपर गया, अगले दिन फिर से आपको अपने आप से यही पूछना है कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। क्या उसने किसी पीओआई को लिया हुआ है? हाँ, उसने किसी पीओआई को लिया हुआ है। पीओआई को लिया हुआ है तो अब वो कहाँ तक जा सकता है? वो ऊपर की साइड जा सकता है। सबसे पहले वो कहाँ तक जा सकता है? इस हर्डल तक। यहां तक उसके जाने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या अभी तक वो यहाँ पे गया है? नहीं गया है। इसका मतलब अब भी हमारे बायस किस डायरेक्शन में, अप साइड में है। और कहां तक है? सबसे पहले तो इस हर्डल तक है। अब देखो दूसरी चीज, आपको ये पता चल गया कि मार्केट इस हर्डल तक जाने वाला है, लेकिन ये डेली बायस है। इसके अंदर एक इंटरनल बायस भी होते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के बायस भी होते हैं। वो बायस हमें कैसे पता चलते हैं? हमें पता है कि ये पीओआई कब वर्क करेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट पहले इसको टैप करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा और ऊपर जाएगा। ये होते हैं हमारे इंट्राडे बायस। 1 आवर में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीओआई वर्क करेगा? हमें पता चलेगा इस प्रोसेस से, जहां पे मार्केट पहले क्या करता है, टैप करता है किसी भी पीओआई को, फिर वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर वहां पे वो क्या करता है, रीटेस्ट करता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये पीओआई वर्क करने वाला है। और फाइनली यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्सपेंशन। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या आने वाला है अब, एक्सपेंशन। ये हमें पता चलता है किस प्रोसेस के थ्रू पता चलता है, इसके थ्रू। तो अब हमें इसके अंदर ये भी यूज करना है। हमें ये पता था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से हमने एक ट्रेड ली होगी, मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया। अब जब मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, तो ऑब्वियसली इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत सारे पीओआई भी बने होंगे। तो मार्केट डायरेक्टली उन पीओआई को छोड़ के नहीं जाएगा। अब वो क्या करेगा, इन पीओआईज को टैप करेगा और फिर अपने टारगेट की ओर जाएगा। ठीक है, अभी तक इसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आई है। रुकावट क्या आएगी, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे आ सकती है। फिलहाल ये क्या करता है, अपने सारे पीओआई को फिल करेगा और फिर ऊपर जाएगा।
अब कुछ भी हो सकता है, अगले दिन की कैंडल क्या करें, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे लो बनाए, इस पीओआई को टैप करे और फिर ऊपर चली जाए। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम देखते हैं ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हमें पता है कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब मार्केट रीटेस्ट करेगा। तो देखते हैं रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, नेक्स्ट डे की कैंडल मार्केट में आती है और सारे पीओआई को फिल करती है, सारे पीओआई को फिल करती है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी तो मार्केट रीटेस्ट करता है लेकिन कभी कभी मार्केट रीटेस्ट नहीं करता। तो इस कैंडल के बाद हमारे माइंड में ये कैसे आएगा कि हमें रीटेस्ट का वेट करना है या फिर हम डायरेक्टली अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम की कोई भी एक कैंडल है। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनती हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर ये बड़ी कैंडल है, जैसे अभी हमने देखा था वहां पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है। अब बड़ी कैंडल अगर बनी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली यही है ना कि इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होंगे, कोई ना कोई पीओआई पेंडिंग हो गए। लोअर टाइम फ्रेम पे इसके अंदर क्या होंगे, कोई पीओआई पेंडिंग हो गए जिनको मार्केट को फिल करना है। तो जो नेक्स्ट डे की कैंडल है ना, अब देखो, या तो वो क्या करेगी, इसको टैप करेगी। मोस्टली ज्यादातर तो ऐसा ही होगा कि अगले डे की कैंडल इनको फिल करे फिर ऊपर जाए, ज्यादातर यही होता है। लेकिन मान लो इनको फिल उसको नहीं करना है, तो आप क्या करना, जब मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर 1 आवर में ऐसे कोई स्विंग बनाए, तब हमें यहाँ पे इससे ट्रेड लेनी है। ठीक है, हमें बाइंग की ट्रेड कब लेनी है, जब इस हाई के ऊपर हमें ट्रेड मिले। तब तक हम यही समझेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, वो यहाँ पे इन पीवाईज को फिल करेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक बड़ी कैंडल बनी है। अब हम ट्रेड कब ले सकते हैं हाई की, जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज कर देना, 1 आवर में इस हाई के ऊपर एक स्विंग बना दे, तब हम ये मान सकते हैं कि अब हम हाई की अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। तब तक हम क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे आएगा, इधर जितने भी पीओआई हैं उनको फिल करेगा। तो अब मार्केट ने क्या किया है, अब आप फिर से पूछोगे, आपको पता है कि यहाँ तक तो मार्केट जाने ही वाला है, उसने सारे पीओआई को डन कर दिया है। और आपको पता है अब अगली कैंडल जो बनेगी वो अपसाइड की बनेगी। देखते हैं वो अपसाइड की बनती है या नहीं बनती। ये देखो, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, अपसाइड की बनी, उसने हर्डल 1 को भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारा किसी काम का नहीं है। हर्डल 2 की उसने लिक्विडिटी ली है और ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया। अब आपको वापस क्या करना है, 3 बीस से अपने बायस को फाइंड करने। तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है, क्या मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को लिया है। तो देखो, ये हर्डल 2 की लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया है, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज करता है। तो हाँ, मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया है। सेकंड क्वेश्चन, क्या मार्केट ने किसी पीओआई को भी लिया है। तो हाँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने इसको भी लिया है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी को भी लिया है, मार्केट ने पीओआई को भी लिया है। आपको ये पता चल गया अब चार्ट को देख के। तो अब आप मुझे बताओ कि अगली बार अगली कैंडल के अंदर आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब आपकी जो ट्रेड होगी या फिर मार्केट में आप सोचोगे कि आपकी डायरेक्शन होगी, वो अपसाइड की होगी या डाउन साइड की होगी, आप खुद सोचो अब आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो आपको पता चल गया कि हमारी डायरेक्शन अब डाउन साइड में होगी। क्यों डाउन साइड में होगी, क्योंकि मार्केट ने एक लिक्विडिटी को भी लिया है, मार्केट ने एक पीओआई को भी लिया है। तो आपको पता चल रहा है ना हम क्या समझ रहे हैं। हमें पता है ओवरऑल हमको यहाँ तक जाना है, लेकिन हम हर एक चीज को देखते हुए जा रहे हैं, हर एक बारीकी को समझते हुए यहाँ तक जा रहे हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है, हम अंधों जैसे ये नहीं कि अगले दिन भी बाय करेंगे और यहां तक जाएंगे, नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी और पीओआई मार्केट ने दोनों को लिया है। तो अब हमारे बायस जो होंगे, अब हमारी डायरेक्शन जो होगी वो डाउन साइड की होगी। ठीक है, हमें ये पता चल गया अब हमारी डायरेक्शन डाउन साइड की होगी। अब क्वेश्चन 2, B2, उसमें हमको क्या पूछना है कि डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, लेकिन मार्केट कहां तक जा सकता है। अब हमको वो समझना है कि मार्केट जा कहां तक सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट कहां तक जा सकता है। तो देखो, अगर यहां से मार्केट निकलता है तो उसको कौन कौन रोक सकता है या फिर मार्केट कहां तक जा सकता है। तो पहली तो हो गई ये लिक्विडिटी, पहली तो हो गई ये लिक्विडिटी, दूसरी हो गई ये लिक्विडिटी। ठीक है,
क्या इसके अंदर कोई पीओआई है जहां से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है? तो अभी तक कोई भी पीओआई नहीं है। मतलब हमें ये पता चल गया इस दिन की क्लोजिंग के बाद, हमें ये पता चल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिर सकता है? पहली ये लिक्विडिटी, दूसरी ये लिक्विडिटी। हम क्यों लिक्विडिटी को मार्क कर रहे हैं? क्योंकि इसे रोकने के लिए बीच में कोई भी पीओआई नहीं है। इसे रोकने के लिए बीच में कोई भी पीओआई नहीं है। देखो मैं आपको एक एक दिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले हम जब समझते थे ना, तब मैंने आपको सिर्फ ऐसे बताया था कि मार्केट पीओआई से निकला और लिक्विडिटी हंट कर दी। लेकिन उस लिक्विडिटी हंट करने में भी बहुत सी दिक्कत आती है, बहुत से दिन लगते हैं। तो हमें उन दिन को भी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया है। लिक्विडिटी भी ली है, पीओआई भी हंट किया है, हमारे बायस डाउन साइड में है। और इस कैंडल की क्लोजिंग तक हमारे बायस डाउन में कहां तक है? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो जगह हम बायस को डाउन साइड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अगले दिन का वेट करते हैं। क्या कैंडल डाउन साइड में क्लोज हुई है? ठीक है, अगले दिन की कैंडल कहां पे आ गई? नीचे आके क्लोज हो गई। जब ये कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई तो फिर से हमें वही 3 Bs का क्वेश्चन पूछना है। अगले दिन भी हमें वही पूछना है। ऑब्वियसली हमें पता है कि मार्केट ने पहले क्या किया है, लिक्विडिटी को लिया है और पीओआई को भी फिल किया है। अब जब इनको लिया है, इसको फिल किया है, तो मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है? डाउन साइड की डायरेक्शन है। ये भी हमें पता चल गया। अब डाउन साइड में इसको रोकने के लिए क्या है? उस टाइम पे इससे एक दिन पहले हमारे पास क्या क्या था? एक दिन पहले हमारे पास था ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी। लेकिन अगले दिन की कैंडल बनने के बाद अब हमारे पास क्या है? ये एक एफवीजी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारे पास क्या है? एक एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक। तो अब आपको ये भी क्लियर हुआ ना कि हम यहां तक कैसे जा सकते हैं। हम यहां तक कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मार्केट ने इस पीओआई को टैप करके एक और पीओआई क्रिएट कर दिया है और ये पीओआई हेल्प करेगा इसको अब ब्रेक करने में और हमारे टारगेट डन करने में। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब तक ये पीओआई नहीं था तब तक हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा और कहां तक आएगा? इन लिक्विडिटीज तक। लेकिन अब यहाँ पे एक पीओआई बन चुका है। ये पीओआई क्यों बना है? क्योंकि मार्केट को भी पता है कि हमें ओवरऑल अपसाइड में जाना है और अपसाइड में जाने के लिए, इसे पुश करने के लिए, इसे अपसाइड में धक्का देने के लिए कोई ना कोई पीओआई की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट किया। अब देखो, ये लिक्विडिटी ले ली, इसका काम खत्म हो गया। इस पीओआई को टैप कर दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। तो अब मार्केट के पास कोई भी अनमिटिगेटेड पीओआई कौन सा? ये वाला। तो मार्केट इसको टैप करेगा और अब इसको रोकने के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब 3Bs आपको क्या कहता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा? या तो इस एफवीजी तक या इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो देखते हैं मार्केट यहां तक जाता है अगले दिन। ओके, तो मार्केट गया। मार्केट ने क्या किया? ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, आपके माइंड में अब क्या आ गया कि हम यहां से अपसाइड की ट्रेड लेंगे। अपसाइड की ट्रेड लेंगे, कहां तक लेंगे? सबसे पहली होगी हमारी ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी हमारा पहला टारगेट होगा। तो यहां से मार्केट निकला। इस लिक्विडिटी को अब मार्केट ने क्या किया है? देखो, लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप कब होती? जब इसको लेके मार्केट नीचे क्लोज करता, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ है। तो अगले दिन की भी कैंडल अब हमारी कैसी होगी? अपसाइड की। देखते हैं। ये देखो, ये जो बड़ी कैंडल बनी, इसके पीओआई को फिल किया और फिर से ऊपर क्लोज। ठीक है, अब देखो, यहां पे जब आप देखोगे ना, तो मार्केट यहां पे क्या कर रहा है? मार्केट, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जैसे आप हो, समझो आप यहां पे हो। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे 3Bs के अकॉर्डिंग कि पहले मार्केट ने क्या कर रखा है। तो आपको पता है पहले मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया है। पीओआई को टैप किया है, ये आपको समझ में आ गया। अब पीओआई को टैप करके मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट पीओआई को टैप करके इस लिक्विडिटी को ले सकता था, जो कि मार्केट ने ले लिया। ओवरऑल मार्केट को जाना कहां पे है? यहां तक जाना है। मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया, हमारे बायस कहां तक होंगे? यहां तक होंगे। लेकिन अभी मार्केट यहां पे रुका हुआ है। तो अगले दिन के बायस हम कैसे फाइंड करेंगे? कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है। अगले दिन यहाँ पे कोई पीओआई होगा, मार्केट ओपन होगा, इस पीओआई को टैप करेगा और फिर इस लिक्विडिटी को
हंट करने जाएगा। तो अगले दिन मार्केट ओपन होता है, इनकी पीओआई को फिल करता है और ऊपर जाता है। अब नेक्स्ट डे भी हमारे बायस क्या होंगे? अभी तक हमारे बायस कंप्लीट नहीं हुए, हमें 3 Bs के अकॉर्डिंग भी यहाँ तक जाना है। हमने इसको टैप किया, हमें जाना यहाँ तक है। एक कैंडल में नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि फिर से मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, मतलब लिक्विडिटी रन की है। तो ऑब्वियसली हम अपसाइड के ही बायस रखेंगे और ये अपसाइड के बायस हमारे डन हो गए। अब देखो फिर से मार्केट ने क्या किया है, इस लिक्विडिटी रन किया है। तो मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ऐसा स्विंग बनेगा, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और फिर अपनी अगले लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे। देखो, ये देखो, ये हमने सारे टारगेट को डन कर लिए। अब ये तो हो गए हमारे डेली बायस। मैं एक बार इसको आपको इंट्राडे के बायस में भी बताता हूँ, मैं इसको आपको 1 आवर के बायस में भी बताता हूँ कि आप कैसे ट्रेड ले सकते थे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आता हूँ। जब मार्केट ने इस पीआई को हंट किया था तो आपके बायस थे अपसाइड के। अब जब आपके बायस अपसाइड के थे तो हम क्या देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट हमें अपसाइड की ट्रेड दे। ठीक है, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे कि मार्केट हमें अपसाइड की कोई ट्रेड दे। तो देखते हैं, ये देखो मार्केट में यहाँ पे बना एक 1 आवर का पीओआई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर ऊपर, मतलब हमें 1 आवर में ट्रेड मिल गई है। अगले दिन की कैंडल क्लोज होती है, हमें पता है इसके अंदर और भी पीओआई पेंडिंग है, पीओआई अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो अब हम 1 आवर में देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अगले दिन ओपन होता है, यहां से नीचे आ रहा है। ये 1 आवर के मार्केट ने पीओआई को टैप किया और ऊपर जाने लगा। और ये मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखो, इसकी लिक्विडिटी लेता है। अब इसकी लिक्विडिटी क्यों ली? क्योंकि एक्चुअल में स्विंग लो जो है वो यहाँ तक है। लेकिन फिर भी चलो आपको एक ट्रेड मिला, फिर आप चाहे एंट्री एसएल निकल रहे हो हाफ क्वांटिटी, या फिर आप चलो एंट्री एसएल ही निकल गए। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके देखो फिर से वो क्या करता है। यहाँ से हमारे बायर्स थे कि मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी हर्डल 3 को हंट किया था, वो नीचे जाएगा। नीचे गया, फिर से यहाँ पे पीओआई को टैप किया और यहाँ पे क्या बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। ये रहा हमारा एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये हमारे 1 आवर के बायस हैं, हमने डेली को 1 आवर के साथ मिक्स किया है। तो ये हमें 1 आवर से ट्रेड मिल रही है। एक ये ट्रेड हो गई, दूसरी आपकी क्या ट्रेड हो जाएगी, देखो एक यहाँ से हो जाएगी, दूसरा ये रहा 1 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से हो जाएगी, तीसरा ये रहा 1 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से हो जाएगी, चौथी ये रहा 1 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी यहाँ से हो जाएगी। कब तक आप ट्रेड लोगे, जब तक आपके बायस डन नहीं हो जाते। तो ऐसे आपको ट्रेड भी लेनी है। अब देखो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर, मैंने बोला था कि एक और स्विंग बना दे, तो देखो मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, एक स्विंग बनाता है, इस स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर से ऊपर। तो ऐसे आप 1 आवर में फिर आप ट्रेड ले सकते हो। और कब ले सकते हो, आप देखो मैंने एक बार भी यहाँ पे ऐसा नहीं सोचा कि मैं सेलिंग की ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ओवरऑल बायस यहाँ से मार्केट अगर निकल रहा है तो यहाँ तक है। इसलिए इसके अंदर मुझे 1 आवर के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं सेलिंग की ट्रेड लूँ। और जब मैं बाइंग की ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे इतनी सारी ट्रेड मिल रही है। मान लो मेरा एक एसएल भी चला गया, फिर भी मुझे इतनी सारी ट्रेड मिल रही है, मैं बहुत अच्छे टारगेट को कैप्चर कर रहा हूँ। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम पे फिर से चलता हूँ, मैं इनको रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे जब आप चल रहे हो ना, तो आपको वही देखना है कि मार्केट ने फिर से क्या किया है, इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है। लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है, इसका मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली डाउन साइड नहीं देख सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ से अप साइड ही देखेंगे। तो मार्केट अप साइड जा रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कब हमें ये समझना है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे वो 3 कैंडल स्विंग वैसे ही बना है। वहां पे जिस कैंडल में वो ज्यादा रिजेक्शन ले रहा है वहां से भी हम देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। और हर जगह से आपको 1 आवर में ट्रेड मिलेगी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना कि यार मुझे इस
एफपीजी से 1 आवर में ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है, आपको ट्रेड मिलेगी। एक बार यहाँ पे भी देखते हैं। मैं 1 आवर में जाता हूँ और देखो मार्केट ने इसको टैप किया। अब आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आवर तक इसके अंदर कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको बाइंग भी दिखेगी, सेलिंग भी दिखेगी और आप इसके अंदर ट्रैप हो जाओगे, अपना कैपिटल पूरा लूज कर दोगे। कब तक? जब तक कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन जाता। और उसको बनने में कितना टाइम लगा? उसको बनने में 14 आवर्स लगे। इसीलिए 1 आवर को ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि 14 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। इससे ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है, इससे आप अपने अकाउंट को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। तो आप ही देखो, जब मार्केट ने इसको टैप किया उसमें 14 आवर्स हमें वेट करना था और उसके बाद फाइनली जाके हमारा क्या बना था? एक ऑर्डर ब्लॉक। और यहां से अगर आप ट्रेड लेते 5 मिनट के कंफर्मेशन पे तो देखो आप क्या क्या अचीव कर सकते थे। आप इजीली टारगेट देखो, इतने बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते थे। तो ट्रेड आपको हर जगह से मिलेगी। मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं एक बार और देखो अब आप इसको कितना भी होल्ड कर सकते थे जब तक मार्केट वापस ये 3 कैंडल स्विंग नहीं बना था। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने बनाया 3 कैंडल स्विंग। ये रहा हमारा वापस पहला पीओआई। मैं फिर से 1 आवर पे जाता हूँ। ठीक है, देखो इसको टैप किया और 1 आवर पे यहाँ पे एक पीओआई था। मान लो यहाँ पे आपका एसएल चला गया। आपका यहाँ पे क्या हो गया? एक एसएल चला गया। आपको और ट्रेड कहाँ से मिल रही है? ये 1 आवर का फिर से एक पीओआई बना। यहाँ पे 5 मिनट के कंफर्मेशन पे आपको मिलेगी एक ट्रेड। फिर यहाँ पे 1 आवर का पीओआई बना। यहां से आपको मिलेगी एक और ट्रेड। ये देखो आपका एक एसएल भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको ट्रेड मिलेगी ना तो आप वो एसएल भी कवर कर लोगे और बहुत बड़े टारगेट भी अचीव कर लोगे। तो हर बार आपको 1 आवर पे ट्रेड मिलेगी। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, फिर मैं आगे आपको और समझाता हूं। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर पे मैं चलता हूं। अब यहाँ पे मुझे याद है, आप देखोगे कि इसको टैप करके यहाँ पे एक पीओआई बनाया, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। हमें कंफर्मेशन मिलती इस ऑर्डर ब्लॉक से और यहाँ से आप ट्रेड लेते और ये देखो ऐसे मार्केट पूरा ऊपर चला जाता। तो ऐसे आपको फिर 1 आवर को 3 बीज के साथ मिक्स करना है। अब मैं आपको और बताऊं, अब मैं रिसेंट एग्जांपल भी दूं। जैसे मान लो, क्या 3 बीज से हमारे बायस हमेशा सही होंगे? कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, कभी कभी हम गलत भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको 10 में से 10 बार सही होने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप 10 में से 6 बार, 7 बार, 8 बार भी सही हो रहे हो ना, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और आपकी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को भी साथ में देखना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप होते, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे होते, यहाँ पे आप हो, आपके माइंड में क्या आता? आप अपने आप से पूछते कि मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। तो आपको पता चलता मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया है। ओके, मार्केट ने पीओआई को टैप किया है, हमारी डायरेक्शन कौन सी है? अपसाइड की। अब आप पूछते हैं कि मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन में है, लेकिन वो कहाँ तक जा सकता है? वो जा सकता है या तो इस लिक्विडिटी तक। दूसरा, उसको रोक कौन सकता है बीच में? ये एक एफपीजी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब अगर आप मिनिमम टारगेट निकालो तो आपको ये पता चल जाता है कि कम से कम इस एफपीजी तक तो जाएगा ही जाएगा। यहां से अगर प्राइस निकली है तो इस एफपीजी तक तो जाएगी ही जाएगी। आप यहां से ऐसी ट्रेड लेते, आपका टारगेट यहां तक होता। आपने इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं की है। ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं की है। लेकिन देखो मार्केट क्या करता है, वो इस एफपीजी को लेता ही नहीं और इसको ब्रेक कर देता है। बिना इस एफपीजी को लिए ही इसको ब्रेक कर देता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर एक बार आपके साथ ऐसा हो जाता है तो अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं तो फाइंड नहीं कर सकता बायस, मेरे बायस तो हमेशा गलत होते हैं। नहीं,
आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम को भी समझना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है। यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सके। मार्केट कहाँ तक जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे? इस एफपीजी तक, और यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये भी आपको समझना है। अब देखो, फिर से मैं 1 डे पे चलता हूं। अब 1 डे पे आए आप, आपको पता है ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है और डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है। डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब फिर से आप 3 बीस के थ्रू बायस फाइंड करोगे कि भाई मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। तो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। जब ऑर्डर ब्लॉक को लिया है तो मार्केट कहां तक जा सकता है? पहले तो कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है? अपसाइड जा सकता है। एक बार आप गलत हो गए, कोई बात नहीं, फिर से आप कर रहे हो। अपसाइड तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? तो देखो, ये एक एफपीजी है। आपको पता चल गया कि एटलीस्ट मार्केट यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। सेम चीज हम कर रहे हैं, जो हमने यहां पे किया था वही हम कर रहे हैं। यहां से आपको पता चल गया कि मार्केट यहां से निकलेगा तो यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। एक बार देखते हैं अगले दिन। ये देखो, मार्केट यहां तक गया और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, दूसरा हर्डल ये है हमारा, यहां तक जा सकता है। अब ये बड़ी कैंडल आई, इसके सारे पीओआई फिल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये देखो, इसके सारे पीओआई फिल हुए और फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को हंट करता है। ऐसे आपको डेली खुद से पूछना है, डेली फाइंड करना। देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। अब मैं सारे एग्जाम्पल इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको समझ में आ चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली मार्केट को ओवरऑल इधर तक जाना होगा या कुछ भी करना होगा, वो हम बायस से समझेंगे बड़े टाइम फ्रेम के। लेकिन अभी देखो, आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने एक पीओआई को फिल किया है। जब पीओआई को मार्केट ने फिल किया है तो वो कहां तक जा सकता है? सबसे पहले उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन होगी डाउन साइड। मतलब हम जो भी ट्रेड लेंगे यहाँ से, अब वो हमारी सेलिंग की ट्रेड होगी, हम बाइंग की ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। अब जो सेलिंग होगी वो कहां तक जा सकती है? पहली तो इस एफपीजी तक, दूसरी इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, यहां तक जा सकती हैं। मतलब मार्केट ने क्या किया है, पहले फर्स्ट बी के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया है। दूसरा, मार्केट यहां तक तो जा ही सकता है। और तीसरा, अगर हम देखें तो देखो, अगर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी लगाए तो मार्केट प्रीमियम जोन में है। मतलब यहां से डिस्काउंट जोन तक वो जा सकता है। देखते हैं, मैं इसको स्लो करता हूं। ये देखो, मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मतलब यहां तक मार्केट डन हो गया। अब फिर से हम यहां से क्या करेंगे, अपने आप को पूछेंगे। ये आपको डेली पूछना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक पीओआई को टैप किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक पीओआई को टैप। फर्स्ट बी के अकॉर्डिंग मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है, एक पीओआई को टैप किया है। दूसरा, अब पीओआई को टैप किया है तो मार्केट कहां तक जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्केट इस लिक्विडिटी तक जाना चाहिए। लेकिन क्या मार्केट डायरेक्ट इस लिक्विडिटी तक जाएगा? डायरेक्ट मार्केट कभी भी इस लिक्विडिटी तक नहीं जाएगा। उसके बीच में कुछ हर्डल होंगे। तो हर्डल क्या है? ये हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक हर्डल है, और ये हो गया एक एफपीजी, ये भी एक हर्डल है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि अगर मार्केट यहां से निकल रहा है तो वो इस एफपीजी तक तो जाएगा ही जाएगा। मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड शेयर की थी जिसमें मैंने यहां से ट्रेड ली थी और मेरा टारगेट यहाँ पे था। अगर आप देखोगे ना तो 4107 मेरा टारगेट था। तो वो टारगेट किस हिसाब से था कि मार्केट यहां से निकला है तो एफपीजी तक वो जाएगा ही जाएगा। तो यहां तक मेरा टारगेट था। अब यहां से मार्केट निकला, 1 आवर में आपको एंट्री मिलती। देखते हैं अब मार्केट क्या करता है। हमारे बायस अपसाइड के हैं, ये हमारे हर्डल हैं, हमें पता है यहां तक मार्केट डेफिनेटली जाएगा। अब आपको ये पता चल गया ना, एक बार आप चाहे इसके अंदर ट्रैप भी हो गए, लेकिन आपको ये पता चल गया, 3 बेस के थ्रू आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस यहां से निकला है, वो एटलीस्ट यहां तक जाएगा। तो यहां से आप जो भी ट्रेड लोगे ना, आपके टारगेट यहां तक होंगे। और यहां से जो मैंने ट्रेड कैप्चर की थी, मेरा टारगेट यहां तक था, वो 1000 पिप की ट्रेड थी। आप अगर ऐसी एक ट्रेड भी कैप्चर करते हो, आप अपना पूरे वीक का प्रॉफिट एक ट्रेड में निकाल सकते हो। और ये मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आया था? ये मुझे कॉन्फिडेंस आया था अपने 3 बीस से। आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप भी ट्रेड को इतना होल्ड कर सकते हो। बस कंडीशन ये है,
आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, अपने बायस आपने जो फाइंड किए उस पे विश्वास होना चाहिए। तो देखो, ये मार्केट आया और इसको हंट कर दिया। अब मार्केट ने एफपीजी को ले लिया, ठीक है, मार्केट ने एफपीजी को ले लिया। अब हमारे बायस क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया एफपीजी को, तो हमारे बायस डाउन साइड में। कहाँ तक डाउन साइड में? इसके बीच में कोई पीओआई है? नहीं है। तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे? इस लिक्विडिटी तक। देखते हैं ये लिक्विडिटी हंट होती है या नहीं होती है। तो ये लिक्विडिटी हंट नहीं हुई और मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज है। मतलब अभी हम एक रेंज में फंसे हुए हैं। मार्केट ने ना इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, मार्केट ने ना इस लिक्विडिटी को लिया है। अभी हम कहाँ फंसे हुए हैं? अभी हम इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि या तो मार्केट क्या करे, इस ऑर्डर ब्लॉक को ले और यहाँ से हमें कोई सेलिंग की ट्रेड मिले, या फिर हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करे, इस लिक्विडिटी को ले, यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड मिले। कब मिलेगी? जब लिक्विडिटी स्वीप होगी। अगर लिक्विडिटी रन होगी तो यहाँ से हमें फिर सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। आगे हमारे बायस ऐसे हो सकते हैं। अभी आप देखो, कभी कभी क्या होगा, 3 बीस से भी आपको बायस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसे अभी का मार्केट है तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। जल्दबाजी आपको किसी भी चीज की नहीं करनी है। यहाँ पे आपको बायस के क्लियर होने का वेट करना है। अगर आप यहाँ पे 3 बीस के थ्रू देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा पेंडिंग है। अब देखो मार्केट ने क्या किया था, ऑर्डर ब्लॉक को लिया था, ऑर्डर ब्लॉक को लिया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपसाइड जाना चाहिए था। कहां तक? एटलीस्ट इस एफपीजी तक। वहां तक मार्केट गया और मार्केट ने इस एफपीजी को लिया। अब अगर एफपीजी से भी वो रिजेक्शन ले रहे हैं तो उसे कहां तक जाना चाहिए था? उसे जाना चाहिए था इस लिक्विडिटी तक। लेकिन वो 2-3 दिन टाइम पास कर रहा है, उसने अभी तक इस लिक्विडिटी को हंट नहीं किया। तो अभी हमें वेट करना है। अभी हमारे बायस क्लियर नहीं है, हमें अभी वेट करना पड़ेगा। किसका वेट करना पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे हम 3 बीस के थ्रू अपने बायस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसे आप एक बार और देखो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत जल्द हम एक और लाइव करेंगे। आपको जो भी डाउट है उसमें मुझसे पूछो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। इस पेयर में करो, दूसरे पेयर में करो, इसकी प्रैक्टिस करो आप। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी। और जब भी मार्केट के अंदर आओ, जब भी आप ट्रेड लेने की सोचो, मार्केट को देखो, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चंस करो। जितने ज़्यादा आप अपने से क्वेश्चन करोगे और जितना ईमानदारी से आप उनको आंसर करोगे, आपके बायस उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ आने लगेगी। जब आपको बायस क्लियर होंगे, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, तो आपके ट्रेड भी सही डायरेक्शन में जाएंगे, आपकी ट्रेड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और लॉस से ज़्यादा आपके टारगेट हिट होने लगेंगे। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखना। लेक्चर को देखने के बाद आपको क्या डाउट हो, जैसे लाइव में आपका अगर डाउट नहीं लिया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं लाइव में डाउट नहीं देख पाता सबके, तो आप क्या करना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है, समझा है, वो लोग सीखना भी चाहते हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन पे ही मुझे मैसेज कर देना। इस लेक्चर के बाद आप इसको देख के मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए लेक्चर के अंदर।